नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव में असली खेल अब शुरू हुआ है, क्योंकि पहली राउंड की वोटिंग के बाद अब ये साफ हो चुका है कि कौन कितने पानी में है, यानी कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन पिछड़ रही है, कौन पीछे है। अब 121 सीटें, ऑलमोस्ट आधी सीटें बिहार विधानसभा की, इस पर जो वोटिंग हुई उसके रुझान बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे आगे चल रही है, जिसका निशान तीर है। तीर सबसे आगे है और तीर के साथ साथ लालटेन, जो तेजस्वी यादव की पार्टी का निशान है, आरजेडी का लालटेन भी एकदम पीछे पीछे, नेक एंड नेक फाइट है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में। लेकिन बीजेपी, जिसने पिछली बार अच्छा किया था 2020 पे इन सीटों पर, तीसरे नंबर की तरफ जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने आज शाम बिहार में दावा किया है कि वो 160 सीटें ला रहे हैं और सरकार उन्हीं की बनेगी। सुनिए अमित शाह की बानगी। देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अब अति उत्साह में अमित शाह एनडीए की जगह बीजेपी बोल गए। शायद उस वक्त नीतीश कुमार उनके ध्यान में नहीं थे। देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अब एनडीए की जगह बीजेपी बोल गए हों, लेकिन चाणक्य का मतलब यही है कि सरकार जो बनेगी उन्हीं की बनेगी, यानी बीजेपी का सीएम होगा, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, यानी बिग पार्टनर, बिग प्लेयर एनडीए में बीजेपी होगा, ये वो कह रहे हैं। और यही तेवर, यही जो आप कह सकते हैं गुरूर जो है या ओवर कॉन्फिडेंस है अमित शाह का, यही गुरूर नीतीश कुमार को पसंद नहीं है और इसी को लेकर झगड़ा है कि नीतीश कुमार एक तरफ है, अमित शाह एक तरफ है, और साफ तौर पर दिख रहा है कि एनडीए में एक दरार गहरी होती जा रही है। नीतीश कैंप वर्सेस अमित शाह कैंप। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं कि कल जब वोटिंग खत्म हुई 121 सीटों पर, तो नीतीश कुमार ने रात में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई, जिसमें संजय झा को नहीं बुलाया, लल्लन सिंह को नहीं बुलाया, नहीं, जो जेडीयू के नेता अमित शाह की गोद में बैठे हैं वो इस मीटिंग में शामिल नहीं थे। इस मीटिंग में बहुत ही सेलेक्ट नीतीश कुमार के वफादार कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, ऑफिसर्स थे, उसमें मनीष वर्मा जैसे उनके सलाहकार थे, और इन लोगों ने नीतीश कुमार की सदारत में 121 सीटों पे जहां पर वोटिंग हुई थी, हर जिले से जो वहां अधिकारी थे ग्राउंड पर, उनसे फीडबैक लेना शुरू किया ट्रेंड्स का। और जो नतीजे आए बड़े चौंकाने वाले थे कि जेडीयू सबसे आगे चल रही थी 121 सीटों पर। अब यहां पर इससे भी एक इंपॉर्टेंट बात आपसे साझा करने जा रहा हूं। नीतीश कुमार ने सिर्फ जेडीयू की सीटें नहीं पूछी, उन्होंने भतीजे तेजस्वी की पार्टी आरजेडी की भी सीटें पूछी कि आरजेडी कितनी सीटें जीत रही और बाकी पार्टी कितनी सीटें जीत रही। बीजेपी की सीट नहीं, आरजेडी की सीटों में भी नीतीश कुमार इंटरेस्टेड थे। और आरजेडी वैसे भी नंबर 2, नंबर 1 की पोजीशन में, यानी कहीं ना कहीं नेक एंड नेक आगे बढ़ रही हैं आरजेडी तेजस्वी। सवाल इस बात का है कि नीतीश कुमार आरजेडी की सीटों पे इंटरेस्टेड क्यों है? क्या 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार किसी नए खेल की प्लानिंग कर रहे हैं? एक चीज और आपको हम जानकारी दे दें कि केवल अपनी सीटों पर ही नहीं, बल्कि महागठबंधन की कई सीटों पर, कई दलों के नेताओं के सीटों पर भी नीतीश कुमार ने फीडबैक लिया है कि उनका क्या हाल है, वो जीत रहे हैं, हार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। छोटी छोटी पार्टियां जो महागठबंधन के साथ है, उसका फीडबैक लिया है उन्होंने जी। तो इसका मतलब समझिए कि 14 के बाद की जो तैयारी नीतीश कुमार ने कल रात से ही शुरू की है। उधर सेकेंड राउंड की वोटिंग के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है, तेजस्वी को लगता है कि जो मुस्लिम है एक मुश्त उनके साथ जा रहा है, यादव एक मुश्त जा रहे हैं, कुछ और कास्ट हैं जिनका वोट उनको मिल रहा है। युवाओं पर टारगेट कर रहे हैं, जेन जी वोटर्स पे टारगेट कर रहे हैं। ये एक नई स्ट्रेटजी राहुल गांधी की है, 18 साल से लेकर 28-29 साल के वोटर। और आज राहुल गांधी ने इस चुनाव का सबसे बोल्ड स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बिहार के युवाओं से कहा कि आपके हाथ में नौकरी नहीं है, आपके हाथ में रोजगार नहीं है, लेकिन ये जो अमित शाह हैं, जो चाणक्य अपने को कहते हैं, इनका बेटा इस वक्त नोट कमा रहा है। जय शाह के बारे में बहुत बोल्ड स्टेटमेंट राहुल गांधी ने आज दिया है। देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी के बेटे हो, अदानी के बेटे हो,
अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखने देख लो। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता, रन लेना तो छोड़ दो, मगर है वो क्रिकेट का चीफ। पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर रखी है। क्यों कर रखी है? पैसा। दोस्तों, राहुल और तेजस्वी के पीछे यूथ की भीड़ तो है, ये तो दिखता है तस्वीरों में। अब ये जो 25% यूथ है, क्या ये MY समीकरण में जुड़ता है, यानी मुस्लिम यादव समीकरण में जुड़ता है महागठबंधन के? ये देखने वाला होगा। बहरहाल जो फाइनल क्वेश्चन है वो ये है कि नेक्स्ट राउंड जो 11 तारीख को हो रहा है, उसमें क्या होने जा रहा है? फाइनल वोटिंग जो हो रही है 11 तारीख को, और फिर 14 तारीख को जो नतीजे आ रहे हैं उसमें क्या होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार, अगर बीजेपी के साथ उनकी ज़्यादा बनती नहीं है, या बीजेपी अपने एजेंडा पे डटी रहती है, अमित शाह सरेंडर नहीं करते नीतीश कुमार के आगे, तो फिर क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? और उसी की वो प्लानिंग कर रहे हैं, आजकल प्लान B तैयार कर रहे हैं नीतीश कुमार। अब दोस्तों, यही असली सवाल है इस वक्त चुनाव में कि नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति के वो मंच पर इस वक्त सेंटर स्टेज में। इसलिए आज मैंने कन्हैया बेल्हारी साहब को बुलाया। 45 बरस से नीतीश कुमार को जानते हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, बेखौफ बोलते हैं। उनको सुनिएगा। सतीश के सिंह पटना से लेकर दिल्ली तक की जो राजनीति है पिछले 30-35 वर्षों से कवर कर रहे हैं। कई न्यूज़ चैनल्स के वो हेड हैं, और आज की तारीख में न्यूज़ चैनल की वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो सरकार के मुखालिफ भी बोलते हैं। उनको सुनिएगा, बिहार के एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ सरोज सिंह हैं। सरोज सिंह, चाहे चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो, चाहे बीजेपी कैंप हो पटना में, चाहे सीट्स हों, हर सीट पर वो 2-2 बार जा चुके हैं पिछले 6 महीने में। सरोज सिंह की बातों को भी ध्यान से सुनिए। 14 के बाद क्या होगा, 11 को क्या होने जा रहा है। बेल्हारी साहब, आप तो नीतीश कुमार को 45 बरस से जानते हैं, और पल पल की खबर आप तक पहुंचती है। सबसे पहले आप ही खबर को ब्रेक भी करते हैं। नीतीश कुमार को क्या ज्यादा सीटें मिल रही, उम्मीद से ज्यादा सीटें मिल रही हैं फर्स्ट राउंड में? क्या बीजेपी नंबर 3 की पार्टी हो गई है फर्स्ट राउंड में? और क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रहे हैं? क्या इस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं नीतीश कुमार के कैंप से? बिल्कुल बिल्कुल संकेत मिल रहे हैं। मुझे लगता है, अपना जो मेरा मैंने बीजेपी के ही लोगों से बात करने पर वो बताते हैं कि हम लोग को पिछली बार 32 सीटें मिली थी, इस बार 20 मिल जाए तो बहुत ज्यादा है जी। इस बार अगर 20 मिल जाए। आप पटना की सीट फंसे हुए हैं, कुबरार भी फंसे हुए हैं, आप पटना साहिब फंसे मतलब 48 में 20 सीट मिल जाए? फर्स्ट फेज में जो 121 पर हुआ उसमें अगर 20 सीट मिल जाए, बीजेपी को 2020 में इनको 32 मिला था जी। हाँ, तो अगर मिल जाए तो वो समझिए हम लोगों के लिए काफी है। इन लोगों ने मामला गड़बड़ा दिया है, और अब मामला को नीतीश कुमार से ये लोग विनती कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं लेकिन जो नीतीश कुमार चाहते हैं वो ये नहीं कर रहे हैं, और इसी से उनके जो वोटर्स हैं वो कमल पर बटन नहीं दबा रहे हैं। एक सवाल और, इससे पहले मैं आऊंगा उसके बाद सतीश के सिंह के पास। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार अब बार्गेनिंग पोजीशन में है? अगर वो एक बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज होते हैं तो क्या अब नीतीश कुमार की ही चलेगी पटना में, और अमित शाह को झुकना ही पड़ेगा? देखिए, मैं कल भी कहा था कि अमित शाह झुकते नहीं हैं। ओके। नीतीश जो वो अपनी रणनीति बना, अगर झुकना होता उनको तो ये सारे फीडबैक उनको तो मिल रहे होंगे कि ऑन द ग्राउंड जो है नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो हमारे साथ हमको वोट नहीं दे रहे हैं, वो कहीं दूसरे को वोट दे रहे हैं। तो ये तो फीडबैक मिल रहा है। इसके बावजूद भी कहना क्या है, एक मैंने जिस तरह बोलते हैं ना कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे जैसा पहले बोलते थे, बोल देना है। तो कहाँ वो बोल रहे हैं? बेल्हारी साहब, अगर नीतीश कुमार मान लीजिए 90 सीटें लेकर आ गए, सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अमित शाह बड़े जिद्दी हैं, अमित शाह अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो फिर होने क्या जा रहा है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रुकेंगे फिर 14 के बाद, सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद? मान लेकिन 90 सीट जब आ जाएगा तो मजबूरी होगी इनको बनाना, उनको मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा, नहीं कैसे बनाएंगे। लेकिन तत्काल में वो एनडीए छोड़ देंगे
हमको अभी ऐसा लगता नहीं है। वो परिस्थिति जब आएगी कि ये लोग बनाएंगे नहीं, मानेंगे नहीं उतनी सीटें, अगर अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो जेडीयू होने जा रही है, ये तो दिखने लगा है, लेकिन उस स्थिति में नहीं होंगे तब जो है वो कुछ कर सकते हैं। जी, तब कुछ कर सकते हैं। सतीश जी, आपके पास आ रहा हूँ, आपका मैं कमेंट लूंगा, एडिटोरियल कमेंट लूंगा आपका, लेकिन मैं जरा ग्राउंड जीरो से जरा एक बार सरोज जी से पूछ लूं। सरोज जी, खबरें ये आ रही हैं कि लोगों ने मोदी की फोटो हटाकर, बीजेपी के उम्मीदवार, उन्होंने मोदी की फोटो हटाकर नीतीश कुमार की फोटो लगानी शुरू कर दी है। कई बीजेपी कार्यालयों में, मेरे पास तस्वीरें हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां नीतीश कुमार की फोटो लगी हुई है बीजेपी के कार्यालय में। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बन गए हैं बीजेपी के। और सबसे बड़ी बात, खबरें यह भी आ रही हैं कि जो सेकंड फेज होना है, जिसमें 122 सीटों पर मतदान होगा 11 तारीख को, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं फोन पे फोन कर रहे हैं कि हमारे यहां नीतीश को भेजो, हमारे यहां नीतीश को भेजो। हर बीजेपी का कैंडिडेट अब मोदी शाह को नहीं चाहता, राजनाथ सिंह को नहीं चाहता, योगी को नहीं चाहता। नंबर 1 स्टार प्रचारक नीतीश कुमार हैं। ये हो क्या रहा है? आई जस्ट वांट टू नो, सरोज जी, व्हाट इज दिस? पिछले 24 घंटे में ये सारा खेल बदल गया। बीजेपी अब बिहार के पॉलिटिक्स में, बिहार के चुनाव में ड्राइविंग सीट से हट गई। जैसे जैसे ड्राइविंग सीट से ड्राइविंग सीट से बीजेपी हट गई, अब ड्राइविंग सीट पर वो नहीं है। अभी तक जो अमित शाह के हाथ से स्टीयरिंग छूट गई, आप कह रहे हैं? स्टेयरिंग छूट गया, वो अब नीतीश कुमार के हाथ में आ चुका है फुल्ली। पहले लोग मानते नहीं थे, लेकिन अब बीजेपी के लोग उसको मानने लगे हैं। इसीलिए फोटो बदल रही है, तस्वीर बदल रही है, कार्यालय का नक्शा सब बदल रहा है। रात रात तक जब फीडबैक आने लगे, जहां जहां चुनाव हुआ, सीटों पर चुनाव हुआ, एक चीज दीपक भाई इसमें समझिए कि नीतीश कुमार ने डबल चेक किया फीडबैक को। प्रशासनिक लेवल पर जो फीडबैक चेक होता है वो तो हुआ ही, अपने लोगों से, समता पार्टी के लोगों से, अपने खास लोगों से, भरोसेमंद लोगों से उस फीडबैक को क्रॉस चेक किया कि क्या ये सही है, फीडबैक सही है। जब उनको मिल गया कि नहीं एकदम सही है, तब उन्होंने राहत की सांस ली, और जो हंसी ठाके वाली बात अब कर रहे हैं वो सब होना शुरू हुआ। डबल चेक हुआ है फीडबैक, ऐसा नहीं कि अधिकारियों ने और जो बता दिया उसको डीएम ने नीतीश बता कुमार ने दिया। मान लिया। तो जी, अपने हिसाब से पूरा ये आश्वस्त जब हो गए नीतीश कुमार, तब उन्होंने अपनी चीजों को फिर, जो अगली सरकार बिहार में बननी है, कैसे बननी है, क्या होना है। और एक चीज और आपको हम जानकारी दे दें कि केवल अपनी सीटों पर ही नहीं, बल्कि महागठबंधन की कई सीटों पर, कई दलों के नेताओं के सीटों पर भी नीतीश कुमार ने फीडबैक लिया है कि उनका क्या हाल है, वो जीत रहे हैं, हार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। छोटी छोटी पार्टियां जो महागठबंधन के साथ है, उसका फीडबैक लिया है उन्होंने। जी, तो इसका मतलब समझिए कि 14 के बाद की जो तैयारी नीतीश कुमार ने कल रात से ही शुरू की है। जी। बड़ी बात, दो बड़ी बातें सरोज जी ने कही, ग्राउंड जीरो पर हैं। इनका कहना है कि भाई नीतीश कुमार सिर्फ अपनी पार्टी जेडीयू की सीटें नहीं गिन रहे थे रात में, डीएम के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, पार्टी वर्कर के साथ फोन करके वो ये भी पता लगा रहे थे कि तेजस्वी जो भतीजा है, भतीजा कितना सीट जीत रहा है, मुकेश सहनी कितना सीट जीत रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीट जीत रहे हैं, वीआईपी कितनी सीट जीत रहे हैं। अब ये एक इस तरह का गणित जो लगा रहे हैं नीतीश कुमार, 14 के बाद कुछ समीकरण बदलेंगे। मैं जरा सतीश जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या अमित शाह ने जो जिद की कि भाई हम सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार नाराज हो गए, नीतीश कुमार के वफादार नाराज हो गए, नीतीश कुमार का वोटर नाराज हो गया, सत्या पिट गई बीजेपी की, बैंड बज गया, क्या दैट वाज अ ब्लंडर बाय अमित शाह? एक बड़ी गलती थी बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की? नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, कम करके आंक रहे थे, हल्का समझ रहे थे नीतीश कुमार को। आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर एक शब्द में है, वो सेल्फ गोल जो अमित शाह ने कर दिया। यही कहते कि भाई नेतृत्व इनका बना रहेगा और कुछ नहीं आगे का बोलते। 29 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वो बता रहे हैं कि मोदी जी होंगे, लेकिन जहां पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव वहां पर आप बता ही नहीं रहे हैं, पता ही नहीं रहे। वो कह रहे लेजिस्लेचर पार्टी चुनेगी, बाद में डैमेज कंट्रोल किया है, लेकिन कंट्रोल किस चीज को किया है? डैमेज को। तो नहीं देखिए डैमेज सतीश जी, आपने कहा कि अमित शाह ने सेल्फ गोल कर लिया, मतलब अपने ही बिल्कुल गोल पोस्ट में गोल कर लिया, वो आप सही कह रहे हैं।
लेकिन ये नौबत आई क्यों? क्या अमित शाह अभिमान से चूर हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है, उनको लगता है सिस्टम सारा हाथ में? ज्ञानेश कुमार उनके सेक्रेटरी थे जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। पैसा उनके हाथ में, कॉर्पोरेट उनके हाथ में, मीडिया उनके हाथ में, सिस्टम उनके हाथ में, डीएम उनका है, कप्तान उनका है, भारत सरकार उनकी है, इनकम टैक्स उनका है। क्या आपको लगता है ये एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि इस बरक्स जो है वो नीतीश कुमार को बहुत हल्का समझने लगे? कुछ नहीं, हटाइए, किनारे करिए नीतीश कुमार को। ये एक मोड़ था कि ये लोग पुराने मॉडल से, पुराने टेम्पलेट से चुनाव को देख रहे थे, लेकिन उनसे अमित एक शाह। भारी गलती। हाँ, हाँ, पूरी अगर उनसे एक भारी गलती हो गई, उनको चाहिए था फिर 101 नहीं, कम से कम 120, 22, 23, 24, 25 सीट लेते भाजपा के लिए। तब भी आप वो सोचते हैं कि आप वो समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि एक ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस होता। लेकिन दरअसल सीट तो 101 है, 101 ही है ना उनके पास, 101 ही है ना भाजपा के पास। तो हो सकता है उनके मुराद में हो कि भाई भाजपा का चीफ मिनिस्टर बैठा देंगे, हैं, लेकिन उसमें 101 का 101 तो जीतेगा नहीं। मैं एक बात बोल रहा जी हूं, गलती वहां हो गई। और अगर इन्होंने सोचा कि क्या नाम है, चिराग को 29 देंगे तो चलो ये सब मिला के 140 पार कर जाता है। आप ये बताइए ना, कल भाजपा के एक नेता ने मुझे फोन पर बोला कि चिराग पासवान जितना उनका पार्लियामेंट्री एमपी है उतना ही जीत जाए, ये बहुत है। ये कल की बात मैं बता रहा हूँ। मतलब 6 सीट तो जीत जाए वो? हम वही कह रहे 5-6 सीट। हाँ, उन्होंने यही कहा। तो पूरी तरह से, और महागठबंधन ने कोई अटैक किया क्या नीतीश के ऊपर? चाचा है, हमदर्दी है, हाईजैक है, यही सब ना अटैक हुआ है। और क्या अटैक हुआ है? तो क्रॉस बॉर्डर रास्ता तो बार बार लग रहा था कि खुला है। तो अगर महागठबंधन, तो हमको नहीं लगता, मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि महागठबंधन ने चेहरा दिया, घोषणा पत्र दी, सब कुछ किया, लेकिन जो चुनाव उसको लड़ना चाहिए था वो चुनाव तो लड़ी नहीं है। चुनाव तो वो लड़ी नहीं है उस ढंग से। तो अभी जी तो जेडीयू और आरजेडी में फाइट है कि नंबर 1 कौन होगा। बीजेपी तो वाकई हमें भी लगता है कि वो 3 नंबर पे, 3 सतीश जी, नंबर। क्या मैं कहूं कि चाहे तेजस्वी हो या अमित शाह हो या राहुल गांधी हो या सैनी हो या चिराग हो, सारे लोग जो मैदान में, सब के सब अब नीतीश कुमार पे निर्भर हो गए। हर आदमी एक नीतीश कुमार की सवारी चाह रहा है। देखिए, देखिए, एनडीए नाम का चीज तो नीतीश अलायंस है, वो अब उसको आप एनडीए मत ओके, बोलिए, एनडीए नीतीश बोलिए। डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, हाँ, मतलब नई हाँ, चीज। नीतीश, हाँ नीतीश, हाँ जी। नीतीश डेमोक्रेटिक अलायंस। जी, मैं सतीश फिर के बोल सिंह रहा हूँ। बोल रहे हैं जी। हाँ। हाँ, और नीतीश का जो अलायंस है, उसका जो, उसकी जो सीमा है, वो जो अभी तक जो एनडीए चल रही थी उतना ही तक नहीं है। सबसे बड़ी ओके बात ये है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो नीतीश अलायंस हो चुका है। ये भाजपा को ओके। मेरे ख्याल से अब पता भी चल गया होगा। चलिए, हम इतना कह सकते हैं कि अगर उन्होंने स्ट्रेटजी के रूप में किया हो कि भाई नीतीश जी को थोड़ा ऐसे रखे, नाम नहीं रखे, ये रखे, नीतीश जी की एंटी जी इनकम्बेंसी बता दे, बचा ले, तो वो मान लीजिए कि चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। लेकिन ऐसा है क्या? ये तो सीधा सीधा था कि आप ललन सिंह को बैठा रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ खड़ा कर रहे हैं पटना में, समझे, और ललन सिंह आजकल मुख्यमंत्री निवास से गायब हैं। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। वो भी कह रहे थे लेजिस्लेचर पार्टी चुनेगा, सुने थे हम। ललन अब सिंह वो कह भी रहे थे कह रहे जी। हैं कि मुख्यमंत्री होंगे। वो भी कह रहे हैं अब मुख्यमंत्री नीतीश होंगे। तो ये भाजपा का जो मुराद था, जो उनके नीतिकार थे, वो चाणक्य वाला जो बात थी, वो उसमें चूक गए हैं। क्योंकि हमने पहले ही आपसे कहा, जहां 75 साल में जी सबसे ज्यादा वोट हुआ है बिहार में, 75 ईयर्स में आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोट हुआ। तो आप देखिए, अब वहां 80, जी 85% पिछड़ा है। तो 80, 85% पिछड़ा है, तो अब भाई बीजेपी 49 सीटें देती है फॉरवर्ड कास्ट को। किसी भी जी। सूरत में, किसी भी सूरत में पूरी रणनीति की चूक हो चुकी है, एकदम ओके। 100% इसको श्योर मानिए। चूक कर गए रणनीतिक स्तर पर, मोदी से गलती हुई, अमित शाह से गलती हुई, ओवर एस्टिमेट कर गए और कहीं ना कहीं नीतीश को कम करके आका सतीश सिंह ने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी, एक बड़ी लाइन दी। उन्होंने कहा एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं, अब नीतीश अलायंस है। अब ये नीतीश का एन है ये। भाई बिलारी साहब,
ये जो सरोज जी बता रहे हैं कि कल रात में एक मीटिंग हुई, नीतीश कुमार ने मीटिंग करी, चीफ सेक्रेटरी बैठे, आला अफसर बैठे, मनीष वर्मा जैसे उनके पॉलिटिकल एडवाइजर बैठे, उनकी टीम बैठी, संजय झा को बाहर किया गया, लल्लन सिंह को बाहर किया, अमित शाह के सारे आदमी हटा दिए, और उसके बाद में वो फीडबैक लेते रहे कि भाई जेडीयू को कितनी सीट मिल रही है, और जब उनको पता लगा कि बहुत सी सीटें मिल रही हैं तो काफी वो हंसे भी। बाद में उन्होंने पूछा कि अच्छा ये भी बताइए कि आरजेडी को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो अपनी सीटों का पता लगा रहे हैं, तेजस्वी की सीटों का पता लगा रहे हैं, बीजेपी की कोई चिंता ही नहीं है उनको। ये गणित क्या बता रही है आपको? ये क्या हो रहा है? भतीजे की चिंता है और अपनी चिंता है। गुजरात की कोई चिंता नहीं, गुजरात लॉबी की। अच्छा बताइए दीपक भाई, इतना जानने के बावजूद भी, हालांकि अभी भी सारा उनका दरे पर्दा ही हो रहा है, समझने वाले समझ रहे हैं, लेकिन खुल्लम खुला भी उन्होंने किया, लेकिन इतना जिसके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा हो, उनको हटाने का किया जा रहा हो, बातचीत करके मतलब एक सम्मानजनक एग्जिट की भी बात हो सकती थी। कुछ नहीं करके आप चुप्पा चुप्पी हमारे 2-3 लोगों को मिला करके, जिन पर मैंने विश्वास किया, लल्लन सिंह, और संजय हमारे झा। साथ आप खेला कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं, तो ये भी अपना गोटी बिछाना शुरू किए अपने तरीके से। अब जो है भाजपा समझ गई, भाजपा नेतृत्व तो समझ गई है कि भाई इस आदमी से पार पाना मुश्किल है, हम लोग पार नहीं पा सकते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो लोग सरेंडर की मुद्रा में है, लेकिन अमित शाह। सरेंडर की मुद्रा में है। आपने बताया, वो आपके पास इंफॉर्मेशन सही है कि अभी जितने उम्मीदवार हैं मैदान में बीजेपी के, जेडीयू के तो खोज ही रहे हैं। इवन चिराग पासवान के भी जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का अगर कार्यक्रम नहीं होगा तो जीतना मुश्किल है। बीजेपी के भी यही कह रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी यहाँ पर अमित शाह के अंडर में सब कुछ कर रही है, आखिर अमित शाह क्यों नहीं बोल दे रहे? थोड़ा सा तो खाली बोलना है। ये जो है अब तो मिस्ट्री कुछ है नहीं, तो लग रहा है कि वो रणनीति पर। तो आपको लग रहा है कि अमित शाह, अभी तो 3-4 दिन बचे हैं साहब, 11 तारीख में, क्या अमित शाह बोल सकते हैं? भाई मीडिया सब है, बयान दे दें कि भाई नीतीश कुमार हमारे सीएम फेस होंगे, कह तो सकते हैं। लेकिन उनके मिजाज को जो जानता है बीजेपी में भी, तो आपको मुश्किल लग रहा है? उनका कहना है कि वो मानेंगे नहीं। अमित शाह की जिद की वजह से बीजेपी पिछड़ रही। भाई सतीश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सरोज भाई, एक सवाल, जरा काउंटर क्वेश्चन छोटा सा जवाब ले लूं, फिर आपके पास आ रहा हूँ। भाई सतीश जी, आप तो दिल्ली में बैठकर पूरी रिसर्च कर चुके हैं अमित शाह पर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या अमित शाह मौके की नजाकत देखते हुए, एक कहावत है मरता क्या ना करता, क्या अब अमित शाह झुक सकते हैं? भाई नीतीश कुमार उम्र में बड़े हैं, अमित शाह से तो बहुत बड़े हैं। क्या अमित शाह अगर झुक जाएं तो बीजेपी का काम बन जाएगा साहब? क्या झुकेंगे, आपको लग रहा है? विल अमित शाह बो डाउन द होम मिनिस्टर, द आयरन मैन सो कॉल्ड? विल ही बो डाउन, झुकेंगे नीतीश कुमार के आगे? देखिए, नीतीश जी का गांव जो है मेरे गांव से करीब 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर है। वही भाषा बोलते हैं जो मैं बोलता हूं, या वो जो बोलते हैं मैं बोलता हूं, ठीक है ना? तो मैं उनका मिजाज समझता हूं। ये अगर आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार, हमको तो कभी लगता ही नहीं होगा कि वो अमित शाह को स्वीकार भी करते होंगे। इतना जिद्दी किस्म के हैं वो। वो तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो गए थे, आपको याद है 2013 में। तो वो नरेंद्र मोदी के लेवल पर डील करने वाले आदमी। आप अभी अगर अमित शाह इस चीज को कहे भी दें कि भैया ये होंगे, अक्सर शायद कुछ ढंग का कहा है, अब उसका कोई वैल्यू नहीं देने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री भी तो गए आप पास 7-10 बार, आज भी गए थे, आज भी भाषण में सुन रहा था, आज भी गए नीतीश जी, आज भी तो नहीं बोले नीतीश प्रधानमंत्री। कुमार तो उम्मीद ये कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री बोले, और प्रधानमंत्री अगर मान लीजिए बोल भी देते हैं तो नीतीश जी ऐसे चाणक्य हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को फन उठाने का
कोई मौका नहीं देंगे। इसमें सामाजिक न्याय मंडल की शक्तियां सारे के सारे एक हैं। आप इस चीज को समझिए। वो ओके। हाँ, मैंने आपसे कहा तो एक चीज की वो 1 नंबर पे रहे, चाहे 2 नंबर पे रहे, चाहे 3 नंबर पे रहे, चलिए, है ना? एक चीज क्लियर हो रही भाई। आप तीनों एक्सपर्ट हैं, नीतीश कुमार को बहुत करीबी से जानते हैं, अमित शाह के खेल को जानते हैं। अब तीनों ही एक्सपर्ट हमारे कह रहे हैं कि भाई अमित शाह झुकेंगे नहीं, उधर नीतीश कुमार झुकेंगे नहीं। अमित शाह को भाई सत्ता का गुरूर है इस वक्त, है ना, सारा सिस्टम उनके हाथ में है। क्यों झुकेगा आदमी जो जिसके हाथ में मोदी तक हो। और उधर नीतीश कुमार का वो कह रहे हैं मिजाज ऐसा, मिट्टी जिस मिट्टी से पैदा हुए नीतीश कुमार, जैसे सतीश भाई हैं, झुकना नहीं सीखा इन लोगों ने, तो वो भी नहीं झुकेंगे। टकराव लग रहा है भाई। सरोज, ये तो टकराव है। नॉर्थ पोल आपस में लड़ रहा है, तो होने क्या जा रहा है? दो लोगों के झगड़े में तेजस्वी मौका के फायदा तो नहीं उठा लेंगे भाई? भतीजा तो सतीश, सॉफ्ट है, भतीजा तो सॉफ्ट चल रहा है। अभी भी चाचा चाचा कह रहा है। भतीजे की जो मम्मी है, मम्मी बोल रही है राबड़ी देवी कि हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नीतीश जी की तबीयत ठीक रहे, अच्छे से चुनाव प्रचार करें, हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो मां प्रार्थना कर रही है, बेटा कह रहा है कि चाचा जो है उनके साथ धोखा कर रही है गुजरात लाबी। ये हो क्या रहा है, मुझे बता दीजिए भाई। आप लोग इतना सस्पेंस क्यों रख रहे हैं? क्या एक दरवाजा खुला है, नीतीश कुमार ने खोल रखा है एक दरवाजा फॉर तेजस्वी यादव आफ्टर 14th, 14 के बाद? उसकी पटकथा ही कल रात में लिखी जा रही थी और कोई ओके। नया काम वहां पर नहीं हो रहा था। उसी की पटकथा लिखी जा रही थी और जिसका इशारा सब लोग कर रहे हैं कि एक दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, जो रखते ही मुख्यमंत्री खुला हुआ। और तेजस्वी यादव को भी ऐसा लगता है कि अगर एक अस्थाई सरकार बनानी है और जो वादे वो कर रहे हैं उसको पूरा करना है बिहार के लोगों के लिए, चाहे वो रोजगार की बात हो, महिलाओं के लिए बात हो, तो उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। और वो सरकार अपने चाचा के साथ वो बना सकते हैं। बना सकते। कैलकुलेशन जरूर हो रहा है महागठबंधन में कि अपने बलबूते सरकार बन जाएगी, लेकिन जिस तरह से ग्राफ नीतीश कुमार का ऊपर जा रहा है उसमें महागठबंधन अकेले बहुमत में आ जाएगा ऐसा अभी दिख नहीं रहा है। सेकेंड फेज का चुनाव हो जाने दीजिए, लेकिन एक ऑप्शन खुला हुआ है। चाचा भतीजा की जोड़ी बिहार में एक नई सरकार बनाएगी, इस प्रोस्पेक्ट पे बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं और ये जमीन पर भी इसकी पटकथा, और कल रात में भी इसी लाइन पर एक पटकथा लिखी गई है पटना में। फाइनल राउंड जो मैं रोज पूछता हूं, दस्तूर है, ऑडियंस भी चाहते हैं। अब ये बता दीजिए, पहले राउंड के बाद, और अब तो एक दिन में आपने सारे रुझान भी पढ़ लिए, आज की तारीख में बिहार में कौन कहां खड़ा है? नंबर 1 पार्टी कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, किसकी सरकार बन रही है? आज का आपका असेसमेंट क्या है मिस्टर बेलारी, द किंग ऑफ बिहार? आज भी मेरा वही है, जेडीयू नंबर 1 पार्टी है, जेडीयू नंबर 1 पार्टी होगी आज। ओके। और नंबर 2? तेजस्वी की पार्टी लालटेन जो है सेकंड होगी, बीजेपी थर्ड होगी, कांग्रेस फोर्थ होगी। सरकार किसकी बनेगी? अभी तो सरकार नीतीश के अंडर में बनेगी। नीतीश के अंडर में बनेगी, समझ गया मैं। आप कह रहे हैं नीतीश नंबर 1 है इस वक्त, नीतीश के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। किसकी बनेगी? बिलारी साहब धीरे धीरे सस्पेंस खोलेंगे 14 तक आने। भाई सरोज जी, आपको क्या लग रहा है कि आज की तारीख में, पहले आप कह रहे थे कांटे की टक्कर है, क्या कुछ आप अपना वर्जन चेंज करना चाहते हैं, जवाब बदलना चाहते हैं, या आप उसी जवाब पे कायम है कि आज भी कांटे की टक्कर है? नहीं नहीं, कांटे की टक्कर वाली बात तो फर्स्ट फेज के वोटिंग के बाद थी। हम बराबर कर रहे थे कि वोटिंग हो जाने दीजिए, बहुत तस्वीर साफ होगी। तो अब तो हाँ। जैसे कन्हैया सर कह ही रहे हैं, नंबर 1 पर पहले वोटिंग के बाद जो है जेडीयू है, सेकंड पे आरजेडी है, थर्ड पे बीजेपी है। लेकिन जब सेकंड फेज का वोटिंग होगा तो हमको लग रहा है कि ये जो ऑर्डर है थोड़ा सा चेंज हो सकता है। और जो ओके। जमीन से जो फीडबैक है हमको लग रहा है उसमें लालटेन कहीं नंबर 1 पार्टी ना हो, सबसे मतलब बड़ी आप कह रहे पार्टी हैं बिहार। सेकंड फेज में जिस तरह की सीटें हैं, जिस तरह का जी, उस वक्त की कंस्टिट्यूएंसीज हैं, वहां पर तेजस्वी को एडवांटेज जाता है, ये आप कह रहे हैं? जाता है, चलिए। वो चलिए, नंबर अब 1 हो सकता है, अभी उसका इंतजार कांटे करना पड़ेगा। कांटे की टक्कर अभी भी है, और ये कह रहे हैं कि सेकंड फेज के बाद मैं स्थितियों को और क्लियर करूंगा। सतीश जी, आपका क्या असेसमेंट है आज की तारीख में? आपको नंबर 1 पार्टी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आपको क्या दिख रहा है? देखिए, अभी के संदर्भ में और बिहार में ऐसा दिखा भी है पहले 5, 7, 10 साल में
कि गठबंधन के लेवल पर बात करना वो एक तात्कालिक बात हो सकती है, वो बेईमानी है, वो बेईमानी है। जी जो सहूलियत है, नीतीश जी को आज मान ले तो एनडीए होगा, एनडीए के वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, वो आगे क्या होगा ये तो मुस्लिम ने कहा कि वो बेईमानी हो जाएगी। मेरे हिसाब से जो आपने सीधा सवाल पूछा उसका उत्तर ये है कि आज के डेट में 1 और 2 में मतलब जो कांटे का टक्कर किसमें होगा? इन्हीं दोनों में होगा, स्थिति होगी तो। लेकिन वो कांटे की टक्कर है ही नहीं, वो कांटे की टक्कर है ही नहीं। चाचा के पार्टी से भतीजे के पार्टी का कोई कांटे का टक्कर नहीं है। तो ओके आप न्यूमेरिकल में कहेंगे तो 1-2 कोई हो सकता है, लेकिन 1 और 2 मिला के भी तो 1 और 2 जोड़ के भी तो 3 हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब वैसे अगर आप पूछिएगा तो एकदम लग रहा है कि जेडीयू आरजेडी के बीच में कुछ सीटों नंबर का 1 का फासला हो। हाँ, 1-2 में हम ये नहीं कहेंगे कि एक ही होगा, कौन 2 कौन बीजेपी होगा। नंबर 1 पार्टी नहीं हो रही। बीजेपी नंबर 3 होगी, ऐसा पूरा संकेत मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी 4 नंबर पर होगी, ये भी पता लग रहा है। क्योंकि मुझे कल पता चला, एक जी और बात इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, जो मुझे समझ जी में आया, जो लोगों ने बताया कि पटना की एक सीट पर कांग्रेस जीत रही है और ओके एक बेगूसराय की सीट है, उसपे कांग्रेस जीत रही है। अब जी ये भी है। लेकिन कांग्रेस का बहुत सेहत कहे कि बहुत बुलंद है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। तो पूरा खिचड़ी है, जी नीतीश के सतीश अराउंड जी इलेक्शन है, नीतीश जी हैं। जी सतीश जी, एक सवाल मैं सोच रहा हूँ आप ही से पूछूं, क्योंकि आप कई नेशनल चैनल्स को हेड कर चुके हैं, राष्ट्रीय राजनीति को बड़ा अंदर तक समझते हैं। आपने कहा कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट किया और गलती कर गए। क्या हम लोग अमित शाह को तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, जिनके पास मशीनें हैं, जिनका सेक्रेटरी जो है आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन का बिग बॉस है? क्या हम अमित शाह को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे 14 तारीख देखिए, के लिए? हाँ देखिए, अब वो क्या, ये एक बात मैं जरूर कहूंगा, मशीनों के बारे में मेरे पास तथ्य नहीं है, लेकिन मशीन के आगे मैन भी तो है। इनके मैन कितने हैं? मैन ही तो 101 है जी बीजेपी के। बाकी का किसी का कुछ पता नहीं है कौन कहाँ है। ये आप समझ लीजिए इस चीज को। एक छोटा सा आप जवाब, समझ, आप छोटा बात सा सुनिए जवाब ना, बेलारी साहब। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा हाँ, बोलिए। अगर जनता दल यू में ही कुछ बहुत बड़ा क्या कहते हैं मतलब विभाजन हो जाए, ऐसी चीजें अगर हो जाए, तो वो तो हम लोग को देखना पड़ेगा। वो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत नामुमकिन सा लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में ऐसा कुछ करने की कोशिश की ओके जाएगी। भले, और मशीन तो 101 सीट से ज्यादा तो दिला नहीं सकती है बीजेपी को। ठीक ठीक। बेलारी साहब, हम लोग कहीं अमित शाह को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे, जिनके हाथ में सारा सिस्टम है? एक लाइन में जवाब। नहीं नहीं, अंडर एस्टिमेट क्या कर रहे हैं? ना ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं ना अंडर एस्टिमेट करते हैं, एकदम सही उनका एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं, अगर मशीनों का खेल हो गया और दुनिया भर का खेल हो गया, हरियाणा जैसा सवाल कुछ हो गया बिहार में। सवाल ही नहीं है। पॉलिटिकल दावपेच, पॉलिटिकल समझदारी की जो बात है, और उनका और नीतीश कुमार को आमने सामने रखेंगे हम लोग, तो नीतीश कुमार भारी हैं अभी भी, ओके चलिए। कुछ नहीं है। जो कुल मिलाकर दोस्तों, सरोज जी आपका भी मैं एक सवाल ले लूं चलते चलते। अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हम अमित शाह को, मशीनों को, सिस्टम को? मुझे लगता है बिहार में एक अलग कंटेस्ट में चुनाव हो रहा है और अमित शाह को भी पता है कि बिहार का पिच है वो कितना उछाल लेती है और क्या क्या इस पिच पर हो सकता है। इसलिए जी कोई उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है, ना ओवर एस्टिमेट कर रहा है। कन्हैया सर ने ठीक कहा, उनका सही आकलन हो रहा है। वो गलत चाल चल रहे हैं, गलत शॉट खेल रहे हैं, इसीलिए चलिए, आउट हो रहे हैं। अमित शाह हरियाणा में अच्छा खेल सकते हैं, कमाल कर सकते हैं हिंदुस्तान में या महाराष्ट्र में, लेकिन पटना की जो पिच है अमित शाह की समझी हुई नहीं है। 2015 में वो झेल चुके हैं, 2025 में भी झेल सकते हैं। कुल मिलाकर हमारे जो सुपर गेस्ट हैं, सुपर एक्सपर्ट्स हैं, ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में नीतीश कुमार सबसे आगे हैं किंग की भूमिका में। उसके साथ साथ तेजस्वी पीछे चल रहे हैं। नंबर 1 पार्टी जेडीयू है, नंबर 2 पार्टी आरजेडी। बिहार की दोनों पार्टियां इस वक्त आगे चल रही लीड पोजीशन में, और बीजेपी खिसक के नंबर 3 पर आ रही है। आखिरी फेज, सेकंड फेज, जिसे फाइनल फेज कह सकते हैं, 11 तारीख को क्या होगा
इसके बाद हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम और ज्यादा क्लैरिटी के साथ ऑडियंस को बताएंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन 14। तो इंतजार कर लेते हैं दोस्तों, कुछ दिन बचे हैं, 11 तारीख का भी इंतजार कर लेते हैं, तब पोजीशन और ज्यादा क्लियर होगी। सरोज जी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। किंग भिलारी आपने समय दिया, बहुत बड़ी बात है यह आज की तारीख में कि आपसे समय मिल जाता है। सतीश जी, तमाम राष्ट्रीय चैनल छोड़ के आप यहाँ आए, आपने इस घर को भी नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।